सो हेलो एंड वेलकम गाइस। हाल ही में एंगुलर का वर्जन 13 रिलीज हुआ है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्या खास है एंगुलर के वर्जन 13 में और क्या हमें एंगुलर वर्जन 13 में स्विच करना चाहिए या नहीं। तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं यूएक्स लर्न। वेलकम बैक। तो दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता ही होगा कि एंगुलर का वर्जन 13 रिलीज हो चुका है और अब हम अपने एंगुलर प्रोजेक्ट को अपडेट करके वर्जन 13 में यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को फिगर आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंगुलर के वर्जन 13 में क्या नया है, क्या हमारे लिए कुछ यूजफुल है भी या नहीं। उसके बाद हम ये फिगर आउट करेंगे कि क्या हमें एंगुलर के वर्जन 13 में स्विच करना चाहिए नहीं। अपने एंगुलर के प्रोजेक्ट को अपडेट करना चाहिए वर्जन 13 में। तो इन्हीं क्वेश्चंस को फिगर आउट करेंगे हम अपनी इस वीडियो में। तो अब बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पकाना या बोरिंग लेक्चर देना नहीं चाहता, तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा जो यूजफुल है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और बाकी जो चीजें हम इग्नोर कर सकते हैं उन्हें हम इग्नोर करेंगे। तो अब क्विकली ये देख लेते हैं कि इसमें क्या नया है। तो मैं आ गया हूँ एंगुलर के ऑफिशियल ब्लॉग पे। अब यहाँ पे बताया कि अगर आपको अपडेट करना है तो आपको update.angular.io की साइट पे जाना है। तो इस पे भी हम बाद में जाएंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या नया है। और दोस्तों, ये चीजें देखने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जितना मैंने अभी तक देखा है, मुझे ये समझ में आया है कि जो एंगुलर का वर्जन 13 है, इसमें जितने भी चेंजेस हैं वो एंगुलर ऐप की परफॉर्मेंस से रिलेटेड चेंजेस हैं कि हमारे एंगुलर ऐप की परफॉर्मेंस कैसे बेटर हो सकती है। तो हर तरह से इसको बेटर बनाने की कोशिश की गई है इस वर्जन की रिलीज में। म्यूजिक। और हम डेवलपर लोगों के लिए ऐसे ज्यादा कोई ब्रेकिंग चेंजेस या सिंटैक्स चेंज ऐसा कुछ नहीं है। इस रिलीज में मैक्सिमम जो चेंजेस हैं वो परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे है मूविंग एंगुलर रेंडरिंग इनटू द फ्यूचर। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि हमने रेंडरिंग को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या किया है। अब यहाँ पे है स्टेट ऑफ व्यू इंजन। व्यू इंजन इज नो लॉन्गर अवेलेबल इन एंगुलर एज ऑफ वर्जन 13। दिस इज अ ग्रेट न्यूज। एंगुलर कैन कंटिन्यू टू क्रिएट आईवी बेस्ड फीचर दैट बूस्टर योर प्रोडक्टिविटी विद द प्लेटफॉर्म। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? तो मतलब एंगुलर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए व्यू इंजन को रिमूव कर दिया गया है और एंगुलर को आईवी बेस्ड कर दिया गया है। जैसा इन्होंने बताया था कि आईवी एवरीवेयर। तो अब आईवी की टेक्निक से सारा रेंडरिंग प्रोसेस होगा। जो भी अननेसेसरी चीजें थी वो सारी रिड्यूस कर दी गई हैं इसमें से, जिससे कि कंपाइलेशन फास्ट हो। चेंजेस टू एंगुलर पैकेज फॉर्मेट। एंगुलर पैकेज फॉर्मेट को इम्प्रूव किया गया है। और उसके बाद है कंपोनेंट एपीआई अपडेट। तो ये कुछ काम की चीज है जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है एंड ऑफ IE 11 सपोर्ट। इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 का सपोर्ट बंद कर दिया गया है। जैसे IE स्पेसिफिक पॉलीफिल वगैरह फाइल जो होती हैं उन सबको हमें रखना पड़ता था, जिससे बंडल साइज हमारा बढ़ जाता था। तो बंडल साइज बढ़ जाता था तो ऐप की परफॉर्मेंस पे ही फर्क पड़ता था। तो उन सबको हटा दिया गया है। इम्प्रूवमेंट टू एंगुलर CLI। तो एंगुलर CLI में भी कुछ इम्प्रूवमेंट किए गए हैं। फ्रेमवर्क चेंजेस एंड डिपेंडेंसी अपडेट। इम्प्रूवमेंट टू एंगुलर टेस्ट। तो दोस्तों, ये सारी चीजें जो हैं वो ऐसी हैं कि ये सारी चीजें एंगुलर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए की गई हैं। तो इनमें ऐसा कुछ ज्यादा समझने लायक नहीं है। बस आपको इतना समझना है कि अगर आप एंगुलर 13 यूज करेंगे तो आपकी ऐप की परफॉर्मेंस और ज्यादा बेटर होगी। रुको जरा, सब्र करो। अब दोस्तों, कुछ मेन पॉइंट्स जो मुझे लगे इंपॉर्टेंट है उनको मैंने अलग से नोट कर लिया है। तो अब हम एक बार उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब इसमें एक मेन पॉइंट मुझे क्या लगा कि टाइपस्क्रिप्ट का वर्जन अपडेट हुआ है। टाइपस्क्रिप्ट वर्जन 4.4 एंगुलर 13 में यूज होगा। और उसके बाद RxJS का वर्जन भी अपडेट हुआ है। तो अब एंगुलर 13 में RxJS के वर्जन 7 के साथ काम होगा। इसके बाद एक पॉइंट क्या है कि बिल्ट इन वेरिएबल सच एज min, max एंड min length कैन बी डिसेबल्ड और इनेबल्ड डायनेमिकली। क्या बढ़िया था गुरु। अब जैसे आप यहाँ देखेंगे फॉर्म है,
इसमें हम जो वैलिडेटर यूज करते हैं कि मिन लेंथ, मिन मैक्स, उसको हम डायनेमिकली कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अपनी टीएस फाइल से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। अब इसका मतलब है कि हम जब चाहें इन फील्ड्स के वैलिडेटर को डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं डायनेमिकली। उसके बाद क्या है, फॉर्म कंट्रोल स्टेटस, वैलिड, इनवैलिड, पेंडिंग, डिसेबल। तो अब ये क्या है, अब ये यहाँ पे फॉर्म्स में एक नया टाइप इंट्रोड्यूस हुआ है, फॉर्म कंट्रोल स्टेटस का। अब जैसा आप यहाँ पे देखेंगे कि Angular 13 हैज इंट्रोड्यूस ए न्यू टाइप ऑफ फॉर्म विच इज फॉर्म कंट्रोल स्टेटस। अब इसका मतलब क्या है कि ये Angular फॉर्म स्टेटस जो है वो एक टाइप है, वो एक इंटरफेस है जिसमें सारे जो पॉसिबल स्टेटस हैं उनको रखा गया है। मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्म ग्रुप आ रहा है। अब फॉर्म ग्रुप के कंट्रोल में हम चलते हैं, ईमेल में। अब यहाँ पे स्टेटस आप देखेंगे वैलिड आ रहा है। ये किस टाइप का आ रहा है, ये एक स्ट्रिंग टाइप का है। तो अब यहाँ पे जो टाइप है वो स्ट्रिंग नहीं रहेगा, इसका टाइप क्या हो जाएगा, फॉर्म कंट्रोल स्टेटस। और उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज रहेंगी कि वो होगा वैलिड या फिर इनवैलिड या फिर पेंडिंग या फिर डिसेबल। मतलब एक टाइम पे फॉर्म का स्टेटस इनमें से एक ही रहेगा। और उसके बाद है कंपोनेंट एपीआई। वैसे ये भी आप लोगों के लिए समझने के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें अंडर दी हुड हो रही हैं, उसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है। अब होता क्या है कि हम जब भी एंगुलर की वेबसाइट में कोई कंपोनेंट बनाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास 4 कंपोनेंट हैं, 1 2 3 4। मैं जब भी किसी कंपोनेंट पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, मैं उस पेज पे चला जाता हूँ। तो ये कंपोनेंट हम CLI से बनाते हैं, हम तो बना लेते हैं, बट पीछे से होता क्या है, ये बनता कैसे है। तो दोस्तों इन शॉर्ट, पहले क्या होता था, अंडर द हुड जब भी कंपोनेंट क्रिएट होता था तो ये 12 लाइन का कोड एग्जीक्यूट होता था, तब जाके कंपोनेंट क्रिएट होता था। अब क्या हो रहा है, ये 7 लाइन का ही कोड एग्जीक्यूट हो रहा है कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए। तो ये जो कंपोनेंट फैक्ट्री है इसको रिड्यूस कर दिया गया है इस प्रोसेस में से। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। खैर आपको इसमें भी ज्यादा घुसने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब काम अपने आप हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ मैंने समराइज किया था Angular 13 के बारे में, जो अभी मैंने आपको बताया। अब दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हमें Angular का वर्जन 13 अपडेट करना चाहिए या नहीं। तो इसका आंसर ये है कि अगर आप लोग परफॉर्मेंस को लेके कुछ ज्यादा ही कंसर्न रहते हैं तो आप लोगों को Angular का वर्जन 13 अभी अपडेट करना चाहिए। और अगर आपको परफॉर्मेंस टाइप को कोई ज्यादा खास इशू नहीं है तो आप Angular के प्रीवियस वर्जन में भी काम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको हमें अपडेट कैसे करना है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा update.angular.io वाली साइट पे। अब यहाँ पे आपको अपना Angular का वर्जन सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस वर्जन में आप काम कर रहे हैं। जैसे मैं Angular के 12 वर्जन में काम कर रहा हूँ, मुझे 13 में करना है, तो मुझे यहाँ पे 12 सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे 13 सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अपनी ऐप की कॉम्प्लेक्सिटी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो मेरी मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी है। उसके बाद यहाँ पे मैं Angular का मटेरियल भी यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ शो मी हाउ टू अपडेट। तो अब आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स दिख जाएंगे कि आपको कैसे कैसे अपडेट करना है। आप स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करेंगे तो आप सक्सेसफुली इसको अपडेट कर पाएंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और इसके अलावा आप UX लर्न को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।